नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र यादव, महासचिव पूर्वांचल किसान यूनियन। साथियों, आज हम नेपाल संकट पर बातचीत करेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि पूरे नेपाल में नौजवान सड़कों पे आ गया। 15 बरस से लेकर के 28 बरस 30 बरस के बीच का जो यूथ था वो सड़कों पे आ गया, आंदोलन करने लगा। और आंदोलन इस कदर बढ़ा कि आंदोलनकारियों ने संसद भवन फूंक दिया। सभी नेताओं के घरों को फूंक दिया। वहाँ नेताओं की पिटाई हो रही, चाहे वो सत्ता पक्ष का नेता हो चाहे विपक्ष का नेता हो, सबकी कुटाई हो रही है, पिटाई हो रही है। यह बात हमको समझनी चाहिए, आपको समझनी चाहिए कि आखिर नेपाल में इस तरह की परिस्थितियां क्यों पैदा हुई। इस तरह की अराजक स्थिति नेपाल जैसे देश में कैसे उत्पन्न हो गई। साथियों, उसके राजनीतिक कारण भी हैं, सामाजिक कारण भी हैं और आर्थिक कारण। तो अगर हम आर्थिक कारण की बात करें तो नेपाल में बेरोजगारी चरम पर थी और जो सरकारें हैं वहाँ की जो बेरोज़गारी है, उस बेरोज़गारी को हल करने के लिए उनके पास कोई ठोस योजना नहीं थी, कोई ठोस पहल नहीं थी। और इन लोगों ने जो है, जिसके कारण नौजवानों में एक आक्रोश था। राजनीतिक कारण की बात करें तो जो नेता थे, जो नेपाल के नेता हैं, उन लोगों ने अपने को समझ लिया कि वही सबसे ताकतवर है। उनके पास पुलिस है, उनके पास फोर्स है, उनके पास सुरक्षा है और वो जनता के सवालों को इग्नोर करने लगे, जनता के सवालों की उपेक्षा करने लगे। जनता महंगाई से त्रस्त थी, जनता बेरोजगारी से त्रस्त थी, जनता भुखमरी की दिशा में आगे बढ़ रही थी। तो ऐसी स्थिति में जो राजनीतिक रूप से नेताओं को करना चाहिए था, वह नेता लोग नहीं कर पाए। आज बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे हैं कि क्या नेपाल में किसी विदेशी ताकतों क्या नेपाल में विदेशी ताकतों का भी हाथ है। मुझे कहने में गुरेज नहीं है कि हो सकता है कितने बड़े आंदोलन के लिए जो फंडिंग हुई है वो विदेशों से हुई हो, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण सवाल है वो यह है कि नेपाल के जो राजनैतिक लोग हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं नेपाल के, इन लोगों ने इस तरह की परिस्थितियां कैसे पैदा होने दी। इसका साफ साफ मतलब है कि नेपाल की जनता और जो राजनेता हैं, जो राजनयिक हैं, जो सरकार हैं, उनके बीच में कोई संवाद की स्थिति नहीं थी, संवादहीनता की स्थिति हो गई थी। आज जो सत्ता का चरित्र है, सत्ता हमेशा जो है निरंकुश हो जाती है। सत्ता हमेशा जो है अपने को तानाशाह समझने लगती है। सत्ता को ये लगने लगता है कि हम जो चाहेंगे वो कर लेंगे, और एक आम धारणा भी होती है कि सरकार जो चाहेगी कर लेगी, सरकार जो चाहेगी कर लेगी। आम बात में लोग कहते हैं, अरे भाई सरकार है, सरकार जो चाहेगी वो करेगी। नेपाल में भी तो सरकार है, सरकार की हालत आपने देखा नेपाल की। तो मुझे लगता है कि और देश, दुनिया के और देशों को भी नेपाल से सबक लेना चाहिए। और जो जनता के सवाल हैं, जो बेरोजगारी का सवाल है, जो पढ़ाई का सवाल है, जो सिंचाई का सवाल है, जो खेती का सवाल है, जो गांव बचाने का सवाल है, जो नदियों को बचाने का सवाल है, जो पर्यावरण को बचाने का सवाल है, अगर इन मुद्दों पर सरकारें नहीं चेतेंगी, जनता जो ध्यान आकृष्ट कराती है उस पर ध्यान नहीं देंगी, तो किसी भी देश का ये हाल हो सकता है जो आज नेपाल का हुआ। बताइए, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जैसे लोग भाग रहे हैं, पुलिस, मिलिट्री, ये सारी जो एजेंसियां थी सरेंडर कर दी हैं जनता के सामने।
अब उनको अपील करना पड़ रहा है कि आप शांति बनाइए। और मैं भी नेपाल की क्रांतिकारी जनता से ये अपील करता हूँ कि आंदोलन तो ठीक है, लेकिन आंदोलन में हिंसा को जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। जो आपने संसद भवन फूंका, जो आप बिल्डिंगें फूंक रहे हैं, वो किसी नेता के बाप की कमाई नहीं है, वह नेपाल के जनता की कमाई है। और हमको किसी भी देश के नागरिकों को चाहिए कि जो उनकी प्रॉपर्टी है वो जनता की प्रॉपर्टी है, जनता अपनी प्रॉपर्टी को इस तरह से नष्ट न करे। ये आंदोलन हिंसक हो गया, यह आंदोलन हिंसक नहीं होना चाहिए था। और हिंसक आंदोलन हमेशा जो है जनता के सवालों को दबा देते हैं। इसलिए मैं नेपाल के नौजवानों से ये अपील करता हूँ कि आप जो है गांधी के रास्ते, बुद्ध के रास्ते, शांति के रास्ते जो है बिहार में शांति स्थापित करते हुए नए सरकार, नए निज़ाम का निर्माण करें। जिंदाबाद।